हमारे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्रोबेबिलिटी के इस सेशन में मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूं और इस प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट के ऊपर भी बात करेंगे। अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कि एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट में अपियर करता है। तो मल्टीपल चॉइस टेस्ट में वो अपियर कर रहा है और ये कहा जा रहा है प्रॉब्लम में कि वो या तो क्वेश्चन के आंसर को जानता है, ही आइदर नोज द आंसर और गेस करता है, या फिर वो गेस करता है। दैट मीन्स 100 क्वेश्चंस यदि उस पेपर में हैं तो 100 के 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेता है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर को वो जानता है और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के आंसर में गेस करता है। किसी भी प्रॉब्लम को, किसी क्वेश्चन को छोड़ता नहीं है। या तो वो क्वेश्चन के आंसर को जान रहा है तो उससे लिख रहा है करेक्टली, या फिर जिसके क्वेश्चन के आंसर को नहीं जानता है उसे वो गेस कर देता है। अब इसके बाद कहा जा रहा है आपको कि लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। अब 100 क्वेश्चंस में से 3/4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आंसर को जानता है, मतलब 75 क्वेश्चंस के आंसर को वो जानता है, और 1/4 क्वेश्चंस को, मतलब 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 उसके आंसर को वो गेस करता है। अब कहा जा रहा है यहाँ पे कि एज्यूम दैट द स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर, जिसके आंसर को गेस कर रहा है उसके करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 1/4 है। 100 में से 75 क्वेश्चन के आंसर को तो जान रहा है तो उसे वो करेक्ट कर रहा है, लेकिन 25 क्वेश्चन के आंसर को नहीं जानता है तो उसमें से वो गेस कर देता है। गेस करने के बाद 25 क्वेश्चंस के आंसर को जो गेस कर रहा है उसमें से 1/4 क्वेश्चन के आंसर जो है ना उसके करेक्ट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द स्टूडेंट हु नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। क्वेश्चन के पॉइंट को समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि प्रोबेबिलिटी आप बताइए किस बात की, कि वो क्वेश्चन के आंसर को जानता है, गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। जितने क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट कर पा रहा है उसमें से जितने क्वेश्चन के आंसर को एग्जैक्टली जानता है इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखिए ये प्रॉब्लम को हम लोग जनरल एप्टीट्यूड से भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहले मैं वैसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। मल्टीपल चॉइस टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हैं, उसमें से 75 क्वेश्चंस के आंसर को जानता है तो वो करेक्ट करेगा ही करेगा। 25 क्वेश्चन के आंसर को वो गेस करता है, जिसमें कि 25 इंटू 1/4 वो करेक्ट कर देता है, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है कि एज्यूम दैट स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4। तो 25 क्वेश्चंस के आंसर को गेस करता है जिसमें से 1/4 प्रोबेबिलिटी उसके करेक्ट होने की। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसको करेक्ट कर देता है बाय गेसिंग वर्क इट विल बी 25 इंटू 1/4, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट ही आंसर्ड करेक्टली कितना हो जाएगा 75, जिसके आंसर को तो वो जानता ही जानता है, प्लस 25 इंटू 1/4। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट 325/4 जो आपको दिख रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस बात की कि स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट जानता है, जानता कितने का 75, लेकिन वो करेक्ट कितना कर देता है 325/4। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली विल बी सिंपली 75 डिवाइडेड 325/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 300/325 आएगा। दैट विल कम आउट बाय सिंप्लीफाइंग इट विल कम आउट 12/13। तो एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी के बिना ही मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और आप खुद भी ये सोच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूं इस प्रॉब्लम को, मैं एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी को लेकर सॉल्व करूंगा और उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने लेके आऊंगा ताकि आप समझ पाएंगे कि प्रोबेबिलिटी का वो कॉन्सेप्ट कैसे आया है जाएगा। अब सबसे पहले ये देखिए कि एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट टेस्ट में अपियर कर रहा है और उसके जितने क्वेश्चंस हैं उसको सब के सब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, और सॉल्व जो कर रहा है वो दो ही तरीके से सॉल्व कर रहा है। या तो क्वेश्चन के आंसर को वो जानता है या फिर वो क्वेश्चन के आंसर को गेस करता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस बनता है उस सैंपल स्पेस का पार्टीशन करते हैं। तो पार्टीशन करके हमारे पास दो इवेंट्स हैं,
E1 आपका यहां पे है कि स्टूडेंट नोज द आंसर करेक्टली, स्टूडेंट नोज द आंसर, और E2 यहां पे है स्टूडेंट गेसेस द आंसर, गेस कर रहा है, राइट। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 3/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/4 है। तो पहले मैं इस बात को लिख देता हूं। तो जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 3/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 1/4 है। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। अब ध्यान दीजिए यहां पे आपका आउटकम कौन सा है, ही आंसर्ड इट करेक्टली। अब इनमें से हम लोग क्या करते हैं, एक इवेंट या एक आउटकम को डिफाइन करते हैं। लेट्स से वो आउटकम ए है जो इस बात को बताता है कि स्टूडेंट जो है आंसर करेक्टली कर रहा है। करेक्टली दो तरीके से वो कर सकता है, या तो वो क्वेश्चन के आंसर को जानता है या बेसिकली क्वेश्चन के आंसर को गेस करके उसे करेक्ट करता है, राइट। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक आउटकम ए डिफाइन करता हूं और ये आउटकम ए जो है E1 से भी कनेक्टेड है एंड E2 से भी कनेक्टेड है। अब ध्यान दीजिए मैंने यहां पे एक आउटकम ए डिफाइन किया है या इवेंट ए डिफाइन किया है और ये क्या बता रहा है कि स्टूडेंट आंसर्ड इट करेक्टली। अब देखिए आउटकम ए E1 से भी रिलेटेड है, आउटकम ए E2 से भी रिलेटेड है। अब प्रॉब्लम क्या कर रहा है वो ध्यान से देखने वाली बात है। प्रॉब्लम ये कर रहा है कि बताना आपको है कि प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E1, क्योंकि E1 एक ऐसा इवेंट है जो कि बता रहा है कि स्टूडेंट नोज द आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 गिवन दैट ये दे रखा है ही आंसर्ड इट करेक्टली। अब इसको आप रिलेट कीजिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। मतलब यहां पे कहा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 बतानी है गिवन दैट द इवेंट ए हैज अकर्ड। इस बात को आप समझे, इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं मैथमेटिकली। इसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E1 गिवन दैट ए हैज अकर्ड। दैट मींस वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 गिवन दैट ए हैज अकर्ड। अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, अभी तक हम लोग निकाल रहे थे जनरली सारे प्रॉब्लम में प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम ए गिवन दैट E1 हैज अकर्ड। लेकिन यहां पे क्या कहा जा रहा है, यहां पे कहा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 निकालिए गिवन दैट ए हैज अकर्ड। यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात आती है। यदि मैं आपको कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ए निकालिए गिवन दैट E1 हैज अकर्ड, एक बात ये हो गई। लेकिन इस प्रॉब्लम में आप देखिए क्या कह रहा है, इस प्रॉब्लम में ये कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 गिवन दैट ए हैज अकर्ड। कुछ आपको रिवर्स वाली बात नजर आ रही होगी। दैट्स व्हाई द न्यू कॉन्सेप्ट इज इवॉल्व्ड, और इस न्यू कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। और इसके ऊपर सबसे पहले जिस मैथमेटिशियन ने बात करा था वो बेस था, और उसी ने एक नया थ्योरम दिया, उसको हम लोग कहते हैं बेस थ्योरम। तो मुझे अभी बेस थ्योरम नहीं आता है, मैं बेस थ्योरम पे जाना भी नहीं चाहता हूं। अब बिना बेस थ्योरम जाने मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूं और सॉल्व करना चाहता हूं। तो कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने ध्यान में रखा हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, टोटल प्रोबेबिलिटी की, केवल आप उसी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि बेस थ्योरम आपको आना चाहिए, और बिना बेस थ्योरम जाने इस प्रॉब्लम को फंडामेंटल लेवल से सॉल्व करने जा रहा हूं, राइट। तो हमारे को क्या निकालना है? हमारे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 गिवन दैट ए हैज अकर्ड, राइट। ये निकालना है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, राइट। तो मैं इसको लिख देता हूं पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E1 गिवन दैट ए हैज अकर्ड, जो कि किसके इक्वल होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकाल लेता हूं, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A निकाल लेता हूं, मेरा काम सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग निकालने जा रहे हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A या प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1, बात तो एक ही है,
तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A ना निकाल के प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 निकाल लेते हैं, राइट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यदि आप निकालना चाहते हैं तो वो निकलेगा कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1। ये दोनों इक्वल होगा जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है। इसका मतलब मैं यदि इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं तो बड़े आराम से इसकी वैल्यू आ गई। ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यदि निकालना चाहता हूं तो मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम A गिवन दैट E1 हैज अकर्ड। मतलब A आपका यहां पे क्या है? स्टूडेंट आंसर्ड इट करेक्टली। E1 क्या है यहां पे? यहां पे E1 है, यहां पे ही नोज द आंसर। तो अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E1 हैज अकर्ड, किसकी वैल्यू, इसकी किसके इक्वल वैल्यू होगी? 1 के। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली गिवन दैट ही नोज द आंसर। जिस क्वेश्चन के आंसर को आप जान रहे हैं उसके आंसर को करेक्ट करना वो तो 100% है। इसका मतलब इसकी वैल्यू सिंपली 1 के इक्वल हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रॉब्लम में 3/4 दे रखा है, तो यहां से हमने निकाल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 विल बी सिंपली 3/4 because it will be equal to 1. This one is 3/4. Hence probability of A intersection E1 will come out 3/4. इसका मतलब probability of E1 intersection A भी किसके इक्वल हो गया? 3/4 के, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A की वैल्यू मैंने निकाल रखी है जो कि किसके इक्वल आएगा? 3/4 के। तो इसकी वैल्यू 3/4 यहां पे प्लेस कर देता हूं, राइट। अब हमारा पर्पस मेन है प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना, राइट। अब रिमेनिंग इस बात को मैं हटा देता हूं और अब हम लोग कंसंट्रेट करते हैं केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो निकलेगा वो कहां से निकलेगा? वो निकलेगा टोटल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से। प्रोबेबिलिटी ऑफ A एक आउटकम E1 से भी रिलेटेड है, E2 से भी रिलेटेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2, राइट। तो मैं इसको लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 ये हमने जस्ट निकाल रखा है 3/4। अब हमारा मेन पर्पस है इसकी वैल्यू निकालना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 कैसे निकालेंगे? इसके लिए फिर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर करेक्टली given that E2 has occurred, given that he guesses the answer। तो मैं इसको पहले लिख देता हूं। Probability of the outcome A given that E2 has occurred, that means probability that the student give the correct answer given that he guesses the answer, it will be equal to probability of A intersection E2 divided by probability of E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E2 हैज अकर्ड ये किसके इक्वल है? 1/4 के, क्योंकि यहां पे दे रखा है कि स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4, राइट। तो इसकी वैल्यू कितने के इक्वल हो गई? सिंपली 1/4। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? यहां पे 1/4 के। तो मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 किसके इक्वल हो गया? 1/16। Probability of A given that E2 has occurred, it will be equal to 1/4। ये भी प्रॉब्लम में 1/4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 कितना आ गया? सिंपली 1/16। अब ध्यान दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 3/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 1/16 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A सिंपली कितना हो जाएगा? 3/4 प्लस 1/16, नहीं, राइट। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल कम आउट 13 डिवाइड बाय 16। That means probability of A किसके इक्वल आ गया? 13 divided by 16। तो after simplification it will come out। probability of A की जगह पे 13/16 रख देता हूं और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो उससे हमारे पास probability of E1 given that A has occurred उसकी वैल्यू यहां पे आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A 3/4 है जो कि निकाल रखा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमने 13/16 निकाल रखा है।
अब इसको सिंप्लीफाई किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट A हैज अकर्ड, ये किसके इक्वल आ गया? सिंपली 12/13 के। और इसी के ऊपर बेस्ट ने काम किया था। इसी तरीके से वो क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसने एक नया थ्योरम बना दिया। और थ्योरम क्या बनाया? थ्योरम बनाया, जो थ्योरम उसने बनाया उस थ्योरम का नाम है बेस थ्योरम। जो आपने किया है ना, यही बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम यही कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट A हैज अकर्ड, इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A डायरेक्टली हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो हमने निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1। और यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 निकालना चाहता हूं तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करूंगा और यहां पे निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E1 हैज अकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 निकालने के लिए हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E1 हैज अकर्ड, इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। मैं अब उसे लिख भी देता हूं। Probability of E1 given that A has occurred, it will be equal to, according to the concept of conditional probability, probability of E1 intersection A divided by probability of A। बहुत ही बेसिक बात है। अब probability of E1 intersection A आएगा कहां से? तो इसको लाने के लिए मैं probability of A intersection E1 निकालूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A एक ही है, इक्वल है दोनों आपस में। तो मैं इसकी जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 लिख दिया। अब हमारा मेन कंसर्न है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 निकालना। और निकलेगा या कहां से? ये निकलेगा इस बात से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन दैट E1 हैज अकर्ड, it will be equal to probability of A intersection E1 divided by probability of E1 from the concept of conditional probability। Now probability of A intersection E1 will be equal to, simple सी बात है, probability of A given that E1 has occurred into probability of E1। अब इसकी जगह पे मैं ये वैल्यू प्लेस कर दूंगा। तो probability of E1 given that A has occurred किसके इक्वल हो जाएगा? Probability of A given that E1 has occurred into probability of E1 divided by probability of A। और इसी थ्योरम का नाम हम लोग देते हैं बेस थ्योरम। बहुत ही आसान, कोई बड़ा टास्क नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 जो मैंने ये निकाल रखा है वो यहां पे मैं प्लेस कर देता हूं, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E1 हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद फाइनली मेरे पास ये रिजल्ट आया। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट A हैज अकर्ड, इट विल बी इक्वल टू probability of A given that E1 has occurred into probability of E1 divided by probability of A। और इसी ये जो मैंने अभी डेराइव किया है, इसी थ्योरम का नाम है बेस थ्योरम। और ये बेस थ्योरम बात करता है रिवर्स प्रोबेबिलिटी की। अभी तक जो हम लोग निकाल रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E1 निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने जो निकाला है वो निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 गिवन दैट A हैज अकर्ड। मेरे ख्याल से आपको एक तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी के बारे में बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, बेस ने जो काम किया उस थ्योरम को, जिसको हम लोग कहते हैं बेस थ्योरम, वो एक्चुअली उसने क्या काम किया और कैसे इसके बारे में सोचा, वो आपके दिमाग में चला गया होगा, आपके दिमाग में एस्टैब्लिश कर गया होगा। आप समझ गए होंगे कि आखिर बेस थ्योरम है क्या, राइट। हमने इस सेशन में रिवर्स प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करी है। दूसरा, हमने यहाँ पे बात करा बेस थ्योरम के बारे में, राइट। और ये जो प्रॉब्लम आपके सामने दिख रहा है, इस प्रॉब्लम को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो फंडामेंटल मेथोडोलॉजी, फंडामेंटल एप्टीट्यूड के बेसिस पे, और दूसरा मैं जो सॉल्व कर सकता हूं वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बेस थ्योरम का यूज करके। या आप बेस थ्योरम नहीं भी जानते हैं तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, उसी से हमने सॉल्व कर दिया। और जिस अप्रोच से सॉल्व किया, जिस मेथड से सॉल्व किया, उसी मेथड से बेस ने सॉल्व किया था और उसने एक नया थ्योरम दे दिया जिसका नाम हम लोग कहते हैं आज की डेट में बेस थ्योरम, जो बताता है रिवर्स प्रोबेबिलिटी के बारे में, राइट। तो हमारे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था इस सेशन में, मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया हूं। तो जैसा कि मैं हर सेशन में आपको कहता हूं कि हमारे आप वीडियो को लाइक करें,
हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को हमारे काम के बारे में बताइए जितना आप बता सकते हैं। तो साथियों, ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए अलविदा।